जल वर्ग की चर्चा हो चुकी थी। 8 प्रकार के दूध की चर्चा करने के लिए आज हम एकत्र हुए हैं। सभी को प्रणाम, नमस्कार। तो दुग्ध वर्ग में हम चर्चा करने वाले हैं। इसको क्षीर वर्ग भी बोलते हैं कई बार। आप चिंता मत करिए, कहीं ऐसा लिखा हो क्षीर क्षीर वर्ग। क्षीर भी कहते हैं दूध को, इसलिए। तो ग्रुप ऑफ मिल्क के बारे में चर्चा करने हैं। तो गाय, भैंस, बकरी, हथनी, इस तरह से हम चर्चा करेंगे। 1 मिनट में निकाल लूं चैप्टर, ये आ गया। तो आज हम जो चर्चा करने वालेंगे कर रहे हैं, जिसकी वो गाय, भैंस, बकरी, हथनी, स्त्री, भेड़, ऊंटनी और घोड़ी, ये 8 प्रकार के जो हैं दुग्ध हैं। 8 प्रकार के, इनके गुण क्या होते हैं? तो लगभग लगभग सभी प्रकार के जो दूध होते हैं, किसी भी प्रकार का दूध हो, उसमें लगभग लगभग समान गुण। कौन से गुण हैं, किसमें कुछ कम है, किसमें कुछ ज्यादा है, इसके अलग अलग श्लोक में हम आज पूरा इसका पोस्टमार्टम करने का कोशिश करेंगे। तो दुग्ध के गुण, पहले अपन दूध के गुण देख लेते हैं। 8 प्रकार के गुण हैं, उसके अलग अलग बाद में चर्चा करते हैं। लेकिन एक बार जो चर्चा करते हैं, दूध का मोस्टली ओवरऑल गुण क्या होता है। जैसे पानी का गुण होता है ना, बिल्कुल पारदर्शी होता है, स्वाद रहित होता है। बाकी के अलग अलग, पानी के बारे में देखा हमने। ऐसे ही दूध का स्वाद क्या है, तो ऐसा बताया गया मधुर। हमारे यहाँ सामने लिखा हुआ है मधुर। तो मीठा, हमारे 6 तरह के रस मैंने बताया था। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 6 प्रकार के रस हैं। तो 6 प्रकार के रसों के बारे में हमने देख चुके हैं। और एक और चीज होता है विपाक। विपाक क्या होता है? विपाक वो होता है जो खाना पचने के बाद में जो उसका वीर्य होता है, वो देखा जाता है। एक मिनट में चर्चा करता हूँ। और इससे पहले एक और चीज जो हमारे ग्रुप में है, उसको मैं आपको और दिखा देता हूँ। उससे शायद आपको और समझ में आने लगे बात। तो अभी हमने ये एक चीज आपके पास डाली है, रस, वीर्य और विपाक। ये 3 प्रकार की मुख्य चीजें हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं सभी। ये ग्रुप में मैंने डाल दिया था। तो अलग अलग औषधियों के अलग अलग रस, वीर्य, विकाप, विपाक होते हैं। रस का तो मैंने चर्चा आपको कर ही दी है। वीर्य का बता देते हैं आपको। वीर्य क्या होता है? या तो शीत होगा या उष्ण होगा, या तो गर्म होगा या ठंडा होगा। वीर्य का मतलब ठंडा या गर्म। उसकी तासीर, वीर का मतलब तासीर। उर्दू में बोलेंगे, उर्दू शब्द जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अक्सर, उर्दू फारसी। तो इन लोगों के आने के बाद में, मुगल आक्रांताओं के बाद में, हम लोग हिंदी का कम, उर्दू का ज्यादा मिक्स हो गया सब, है ना। उर्दू फारसी मिक्स हो गया। तो उसमें वीर्य को क्या कहा जाता था हमारे शुद्ध आयुर्वेद के दृष्टिकोण में? तो वीर्य कहा जाता है। और वहां पर तासीर बोलते हैं उसको, ठंडा गर्म तासीर बोलते हैं ना, सुनते हैं हम लोग अक्सर कर कि भाई ये तो इसकी ठंडी है, इस दवा की तासीर गर्म है ना। तो यही चीज देखी जाती है। तो दवाओं में भी यही चीज, पहला क्या रस देखा जाता है? सर कौन सा प्रकृति भी रस तो है? कह छह सकते हैं। प्रकार के हाँ, प्रकृति भी बोल सकते हैं। नहीं, प्रकृति अलग चीज हो गई। अच्छा। प्रकृति तो हमने पढ़ी थी ना, वात पित्त कफ, वो प्रकृति है। अच्छा, वो प्रकृति है, ओके। हाँ, तो ये नहीं हो सकता है। तो जो हो सकता है उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो वीर, वीर ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, 4 प्रकार के वीर यहाँ दे रखे हैं। वीर 4 ही होते हैं।
और रस कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो पहले नंबर का मैंने आपको बताया भी था कि इसको हमको क्रमबद्ध तरीके से रटना है, एक तरह से याद कर लेना है। तो हमेशा 1 नंबर पे मधुर होगा, 2 नंबर पे अम्ल, 3 नंबर पे लवण। तो इस तरह से याद करो हमेशा, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इस तरह से याद करना होगा। आगे जब हम आगे बहुत सारी चीजें सीखेंगे तो इससे जुड़ी हुई ही आएंगी, क्योंकि क्रम से ही सारा काम चलता है आयुर्वेद। फिर उसके बाद में वीर्य का चर्चा होती है। तो वीर्य का मतलब शीत, शीत का मतलब ठंडा, उष्ण का मतलब गर्म, अनुष्ण, एक और शब्द आ गया अनुष्ण। अनुष्ण का मतलब उष्ण तो है, गर्म तो है, लेकिन उतना गर्म नहीं है। एक उष्ण का मतलब तो एकदम जबरदस्त गर्म वाला, ठीक। अनुष्ण का मतलब उतना गर्म तो है लेकिन बहुत ज्यादा गर्म नहीं है ना। एक और शब्द आया है अनुष्ण शीत, मतलब कभी ठंडा कभी गर्म। कुछ कुछ हद तक ये ठंड गर्म तो है लेकिन ठंडा भी है ना। तो क्योंकि या तो पूरी तरह से शीत होगा या पूरी तरह से गर्म होगा, तो ये तो विलोम शब्द की तरह हो गया एक तरह से, है ना। लेकिन अनुष्ण शब्द जब आ जाएगा तो बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, फिर वो गर्म तो है लेकिन उतना गर्म नहीं है जिससे हमको कोई, क्योंकि दो तरह की दवाएं हैं, एक तो शीत और उष्ण। जहां उष्ण आ जाएगा तो इसको समझ जाओ लंबे समय तक इस दवा को नहीं लिया जा सकता। 2 4 5 दिन 10 दिन ज्यादा ज्यादा अपने रोग के हिसाब से, डॉक्टर ज्यादा, फिर वो डॉक्टर कहेंगे 5 दिन बाद है ना दवा बदल देते हैं, अभी उष्ण दे देंगे थोड़ी सी, फिर उसके बाद ठंडी देंगे, राइट। तो ये ऐसी दवा जिसको बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं दी जा सकती, वो शीत हो सकती है या फिर उष्ण हो सकती है। ठंडी का मतलब बहुत ज्यादा ठंडी है, अब किसी के शरीर में बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है, उसके लिए तो ठीक है शीत वाली। लेकिन बहुत ज्यादा यदि आपने ठंडा कर दिया शरीर को तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा, अग्नि शांत हो जाएंगी, फिर तो भूख बंद हो जाएगी, बहुत सारी चीजें होने लगेंगी, शरीर में गड़बड़ होने लगेगी। तो शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी बहुत ज्यादा गर्म, शीत का मतलब बहुत ज्यादा ठंडा। अनुष्ण, अनुष्ण का मतलब उष्ण को अनुष्ण बना, उष्ण से अनुष्ण बना, यानी गर्म से कुछ ठंडा। गर्म तो है लेकिन थोड़ा गर्म है, उसके मुकाबले नहीं। चौथा शब्द आया है अनुष्ण शीत, मतलब ना अनुष्ण शीत यानी गर्म तो है और ठंडा भी है, लेकिन इतना ज्यादा गर्म भी नहीं है, इतना ज्यादा ठंडा भी नहीं है, यानी बीच का है, मध्यम जिसको बोलते हैं ना। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। तो ये तासीर। उसके बाद में आता है एक शब्द विपाक। विपाक का मतलब जो दवा हम खा रहे हैं वो खाने के बाद में उसकी तासीर क्या होगी। अभी तो गर्म है, जैसे दूध है, दूध को यदि दवा मान लें और दूध पीते हुए क्या है, वो गर्म है, लेकिन तासीर उसकी क्या है? ठंडी है। तासीर क्या है उसकी? ठंडी। इसलिए डॉक्टर अंग्रेजी की दवा देते समय कहते हैं इस गोली को दूध के साथ लेना, क्योंकि वो गोली बहुत ज्यादा गर्म है, तासीर उसकी, नहीं तो वो नुकसान करेगी। क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन में सब एसिड ही एसिड है, उसको दबाने के लिए दवा तो दे रहे हैं, लेकिन उसको दबाने के लिए, उसकी गर्मी को दबाने के लिए कह रहे हैं वो दूध के साथ लेना। पहले के डॉक्टर बोलते थे, आज के वालों को तो पता ही नहीं है ये वाला सिस्टम। तो पहले के डॉक्टर बोलते थे ये वाली गोली तो दूध के साथ ही लेना, ये वाली पानी के साथ ले लेना। तो आजकल आधुनिक युग है, आधुनिक में सब पता नहीं है, जो चल रहा है चल रहा है। तो विपाक का मतलब जो अभी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो तासीर है वो पचने के बाद क्या होगी, ये बॉडी में जाएगा, उसके बाद उसका डाइजेशन हो गया, उसके बाद में क्या है। अभी तो जैसे दूध का मैंने बताया, दूध अभी गरम गरम है, अपन सर्दी से आए हैं,
लेकिन ये पचने के बाद में इसका विपाक क्या है? ठंडा है। विपाक ठंडा होगा तो मधुर होगा, मधुर होगा तो ठंडा होगा। ठीक है। अम्ल का मतलब एसिडिक होगा तो वो गर्म होगा। कटु का मतलब गर्म ठंडा बीच का, है ना। तो गर्म ठंडा इसको इस तरह से नहीं नापे, इसको अलग ही तरीके से बोलना पड़ेगा। बोलना क्या पड़ेगा? 3 प्रकार के विपाक बताए हैं आयुर्वेद में। तो पचने के बाद में अभी हम खा रहे हैं कोई चीज, वो चाहे कड़वी हो, लेकिन पचने के बाद में यदि वो मधुर विपाक दे रही है तो इसका मतलब वो मीठा रस देगी, मधुर रस देगी। ये नहीं, मधुर रस देगी तो क्या करेगी? कफ को बढ़ाएगी। और अम्ल वाली पित्त को बढ़ाएगी। और कटु है तो वात को बढ़ाएगी। तो इस तरह से इसको समझना पड़ेगा। तो जो मधुर है, जिसका विपाक, वो क्या करेगी? कफ को वृद्धि करेगी शरीर में। ठीक। जिसका अम्ल विपाक है, यानी वो पित्त को शरीर में वृद्धि कर देगी। यानी बाकी की, जैसे पित्त को बढ़ाएंगे, अग्नि शांत हो गई आपके शरीर में, तो पित्त को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा तो डॉक्टर क्या करेंगे? विपाक जिनका अम्ल है, ऐसी वाली मेडिसिन देंगे। कटु, कटु यानी ये अ, जो वात को बढ़ाने वाली, ये वात को बढ़ाने वाली, वात बढ़ाओगे, कफ पित्त वात में क्या डाउन हो गया ये देखना पड़ेगा। मधुर बढ़ गया यानी मोटापा बढ़ गया आपको। मधुर से, मीठा खाने से मोटापा आ रहा है। ठीक है। वजन बढ़ रहा है आपका। ये क्यों? क्योंकि कफ बढ़ रहा है। कफ बढ़ रहा है तो मोटापा बढ़ रहा है। ठीक। तो इसका उल्टा कर दो। उल्टा क्या कर दो? कटु। तो कटु वाला जो चीजें लेंगे और अम्ल वाली चीजें लेंगे तो क्या होगा? ये मधुर वाला अपने आप कम हो जाएगा। मधुर वाला कम हो जाएगा तो आपका क्या कम हो जाएगा? कफ कम हो जाएगा। तो क्या कफ को कम करने के लिए क्या करेंगे आप? वात और पित्त को बढ़ा देंगे तो कफ अपने आप कम हो जाएगा। या पित्त ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और वात कम है तो वात को बढ़ा दो। तो फिर क्या करो उसके लिए? ऐसी विपाक वाली चीजें देंगी जिनका कटु विपाक है, तो बैलेंस हो जाएगा कफ पित्त वात का। तो अपन को तो सम ही तो करना है। तो इस तरह से इसको समझना है। इसलिए अलग अलग औषधियों का, अलग अलग विपाक का पूरा ये चार्ट समेत मैंने आपको दे दिया है। इनको याद करने का तरीका ये नंबर से ही है। ठीक है। तो यहाँ पे वीर्य बोलेंगे तो वीर्य क्या है? 1 नंबर बोला वीर्य तो इसका मतलब शीत है। 2 नंबर का उष्ण है। अनुष्ण का 3 नंबर है। 4 नंबर अनुष्ण, अनुष्ण शीत। ठीक है। तो ये जी विपाक, कोई इसने बोल दिया 4 नंबर विपाक है तो क्या बोलेंगे? अनुष्ण शीत। किसी ने बोला 1 नंबर विपाक है तो क्या बोलेंगे? शीत, ठंडा। यानी ये, क्योंकि सबको रट तो सकते नहीं है, ये औषधियां इतनी सारी हैं, इनको रटना बहुत मुश्किल होगा। अब इनके आगे विपाक, मधुर, ये है ना। जैसे कि अपन देखते हैं, अगरू करके एक औषधि है, इसका 523 लिखा है। तो 5 का मतलब पहला क्या है? रस। तो 5वां नंबर का तो रस है इसमें। तो यहाँ 5वें नंबर का रस क्या है हमारे चार्ट में? तिक्त। तो ये तिक्त रस की औषधि हो गई। ठीक। इसके आगे फिर क्या है? 2 और 3। तो 2 और 3 में क्या है? दूसरे नंबर पे विपाक, पहले नंबर पे रस देखेंगे, फिर वीर्य देखेंगे, फिर विपाक देखेंगे। तो ये 2 और 3, तो 2 में क्या है? उष्ण, उष्ण वीर्य हो गया उसका। 2 नंबर में क्या है? अम्ल, अम्ल विपाक हो गया इसका। यानी पचने के बाद में क्या करेगी? गर्मी बढ़ाएगी, ब्लड का टेम्परेचर बढ़ाएगी, विपाक। ऐसे औषधियों का चयन करना, और ये एक सिस्टम है जिसको फॉलो करना अच्छा है। ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब मैं अपने मूल उद्देश्य पे, मूल बिंदु पर चलते हैं अपन, क्योंकि ये चीज रह गई थी शायद, मेरे को ध्यान आ गई तो मैंने बता दी। तो अब अपन यहाँ देखते क्या है? दूध क्या है? दूध मधुर। ठीक है। मधुर, मधुर रस का है।
ये रहा दुग्ध वर्ग। तो सामान्य लक्षण क्या है इसके? मधुर रस, यहाँ पे लिख भी दिया इन्होंने मधुर विपाक। तो रस क्या हुआ? मधुर रस, यानी दूध क्या कर रहा है? कफ को बढ़ा रहा है। मधुर रस किसको बढ़ाता है? कफ को बढ़ाता है। ठीक। तो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, उसमें रस धातु में ये क्या करेगा? कफ बढ़ाएगा। तो जिसको ऑलरेडी कफ बढ़ा है, क्या देना चाहिए? आप समझदार हैं, उसको गर्म करके दे देंगे दूध को तो ठीक है, ठंडा नहीं दे सकते। ठंडा देंगे तो क्या होगा? एसिडिटी में, इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि एसिडिटी हो रही है, यानी एसिड बढ़ा हुआ है शरीर में, यानी पित्त बढ़ा हुआ है। पित्त बढ़ा हुआ है तो क्या करो? ठंडा दूध पी लो, सिप सिप करके, लार में मिक्स करके, तो आपका एसिड कम हो जाएगा। और क्या होगा? एसिडिटी, ये जलन जो हो रही है वो ठीक हो जाएगी। ऐसे करके घर की चीजों से अपन दवा बना सकते हैं, और दवा को जहर भी बना सकते हैं। उस तरह बंदर को दे दो तो वो दाढ़ी बनाएगा, क्या करेगा वो तो उसके विवेक पर निर्भर करता ना। तो उस तरह का उपयोग हम कैसे करते हैं, बंदर कैसे करेगा, वो विवेक विवेक पर निर्भर करता है। मधुर विपाक, यानी मधुर, पचने के बाद में भी इसका विपाक मधुर ही होगा। पिया है जब भी मीठा लग रहा है, और पचने के बाद में जो असर करेगा वो भी मधुर करेगा। शीत वीर्य, मैंने बताया ना ठंडा है, शीत वीर्य, इसलिए डॉक्टर क्या कहते हैं? ये वाली गोली तो गर्म है तासीर में, इसको दूध के साथ ही लेना, इसलिए दूध के साथ बताया। और क्या है? वात पित्त नाशक, तो ये जो कफ को बढ़ाएगा वो क्या करेगा? वात और पित्त का नाश कर देगा। तो वात और पित्त की जो कोई बीमारी होगी, जो पित्त की बीमारियां हैं 48 के आसपास हैं, 40 से 48 हैं। शरीर में कहीं भी जलन है, समझो पित्त की बीमारी। ब्लड का टेम्परेचर बढ़ गया, पित्त की बीमारी। कहीं लाल चकत्ते हो गए, लाल कलर का कहीं शेडो आ रहा है, तब भी पित्त की बीमारी। काले कलर का आ रहा है शेडो स्किन में, कहीं धब्बे आ रहे हैं, या काले कलर की फुंसी हो रही है, काले कलर का कुछ है, तो वात। ठीक है, समझ गए आप लोग? सफेद कलर के पेचेस आ रहे हैं तो कफ। इस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं घर के अंदर ही, और घर में ही इसको दवा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो सफेद आएंगे तो उसको दूध देना है क्या? आप मना कर दोगे नहीं देना है ना, वो तो और बढ़ जाएगा। तो वात पित्त नाशक है, और क्या है? कफ कारक है। यहाँ लिख भी दिया साफ साफ, कफ कारक, कफ को बढ़ाने वाला। क्लियर हो गया? अब हम 8 प्रकार के दूध की चर्चा करते हैं कि कौन सा दूध क्या क्या करने वाला है। तो दूध 8 प्रकार का होता है: गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, ऊंटनी, स्त्री, दुग्ध, और एक खुर वाले गधी का भी माना है। एक खुर वाली गधी, उसको भी औषधि माना है। और घोड़ी का दूध। ठीक है, इस तरह से दूध के प्रकार बताए हैं। गौदुग्ध, यानी गाय का दूध क्या करेगा? तो इस सारे प्रकार के दूध को फिर से मैं रिपीट कर देता हूं: मधुर विपाक होगा, और मधुर ही रस होगा उसका। ठीक है। अच्छा, एक और काम करता है, सारे प्रकार के दूध क्या क्या काम करते हैं मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपको। तो ये विपाक इसका, और रस, मतलब रस धातु को बढ़ाने वाला है, रस में मधुर भी है। ठीक है। ओज, ओज को बढ़ाने वाला है आपके। और क्या है? धातुओं को बढ़ाने वाला, यानी सारी धातुओं को पोषण देता है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, सातों धातुओं को पुष्टि देता है। इसलिए इसको जीवनीय माना है, दूध को क्या माना है? जीवनीय।
यानी सातों धातुओं की बीमारियों को ठीक करने की क्षमता इसमें है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, जीवनीय, यानी संपूर्ण आहार का नाम दिया है। यदि कोई खाना नहीं खाए, खाली दूध पी के सो जाए, तो भी ये संपूर्ण जीवनीय। पहले हमारे घर में यही हुआ करता था, गाय भैंसे हुआ करती थी, शाम का भोजन हम करते नहीं थे, दिन में भोजन करते थे, सूर्य ढलने के बाद में कोई भोजन नहीं होता था, केवल दूध पी के रात को भूख लगी तो सो जाओ, यही क्रम चलता था। और हमारे यहाँ नौकरी करना तो पाप समझा जाता था। उत्तम खेती मध्यम बान, करे चाकरी कुकर निदान। तो क्या बोला है, कहावत थी हमारे यहाँ पर, उत्तम खेती यानी खेती, किसानी, पशुओं को पालना, ये सब हमारा उत्तम कार्य था, सबसे उत्तम कार्य, सबसे अच्छा काम, ये एक नंबर पे माना जाता था। तो उत्तम खेती मध्यम बान, ये जो व्यापार करना है ये मध्यम कार्य था, बान, बनिए वाला कार्य, ठीक है। उत्तम खेती मध्यम बान, करे चाकरी कुकर निदान, करे चाकरी, चाकरी यानी नौकरी, जो नौकर जो दुम हिलाने वाला, कुत्ते के जैसा माना उसको, ठीक है। ये ऐसा हमारे शास्त्र में पहले के जमाने में माना जाता था। आजकल तो एक नंबर पे नौकरी हो गया है, क्योंकि आदमी को काम नहीं करना है, नौकरी में आराम करना है, और सरकारी नौकरी मिले तो क्या कहना है। नहीं? तो ये परिस्थितियां हो गई है हमारी। तब आगे बढ़ते हैं। तो जब धातु बढ़ेंगी तो ओज क्या फॉर्मेशन करेंगे, तो ओज बढ़ेगी, ठीक है। और वात पित्त को नष्ट करने वाला, वीर्य को बढ़ाने वाला है, और कफ वर्धक है, कफ को बढ़ाएगा। और गुरु है, पचने में भारी है और ठंडा है तासीर में, ठीक है, गुरु। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, जो भी औषधि होगी या कोई भी चीज जो भी मधुर रस की होगी वो पचने में भारी होती है हमेशा, याद रखिए। मीठा है, ज्यादा, जितना ज्यादा मीठा उतना ज्यादा पचने में भारी। तो जिनके पेट में ज्यादा गैस बन जाती है वो सोचते हैं कि मैं वात को ठंडा करने के लिए, है ना, ये नौसिखिए जो होते हैं, विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान को पढ़ करके नौसिखिए जो होते हैं, वो क्या करते हैं, यार वात को तो कम करता है कफ, और कफ बढ़ाने वाला क्या है, मीठा, ऐसा करो मीठा ज्यादा खा लो, मजा आ जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज, नियम पहला याद रखो, वात की वृद्धि तब हो जाएगी जब चाहे मीठा खाओगे तब भी वृद्धि हो जाएगी, यदि वो पचा नहीं तो। जिस अंग को जरूरत से ज्यादा काम दे दोगे और वो नहीं कर पाया वो अंग, तो वहां पे वात की वृद्धि हो जाएगी, वात की फॉर्मेशन और बढ़ जाएगी। इसीलिए जनरली लोग मीठा खा खा के आम वात, आम विष के रोगी बन जाते हैं। उनको जॉइंट पेन होता है, जॉइंट में सूजन आ जाती है, मधुर विपाक वाली चीजें खाते हैं वो वाली। अब ये गेहूं की रोटी, ये भी मधुर विपाक है ना। जरूरी नहीं है कि आप चीनी खा के, गुड़ खा के मधुर बनो, या दूध पी के ही मधुर बनाओ। बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनको समझना है। तो रटना नहीं है, आयुर्वेद समझने की चीजें हमें समझना है ना। रटने वाले तो फिर वही करते हैं, मीठा खा लो बात ठीक हो जाएगा मधुर का मतलब हमेशा हर चीज, मीठी चीज मधुर नहीं होगी, राइट। तो इसको समझना है। तब इसी को और आगे बढ़ते हैं। मैं इसलिए इस पे ज्यादा समय, इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ, ये तो खत्म तो कर देता 1 मिनट में, ये हुआ काम खत्म। इसको समझना है हमें, रटना नहीं है, दोबारा इसको पढ़ना नहीं है और रटना नहीं है। तब पहले बार, पहला पहला जो है गाय का दूध। अब इसको गाय का दूध क्या है, अब इसमें अष्टांग हृदय में जो 21 और 22 श्लोक है उसके अंदर क्या आया है, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करके आपको बताता हूँ, बाकी तो आपके सामने है। ये जीवनीय रसायन है,
ये क्या है, जीवनीय रसायन माना इसको, है ना। तो जीवनी का मतलब इसको बोलेंगे, ये आपकी लाइफ को बढ़ाता है, यानी जीवनीय शक्ति को बढ़ाता है ना। लाइफ को बढ़ाता है, जीवन को बढ़ाता है, ऐसा माना है इसको। रसायन है, रसायन है का मतलब आयुर्वेद में वो सारी चीजें जो आपको रोग से लड़ने की ताकत देती हैं, वो सब के सब औषधियां, रसायन औषधियां कहलाती हैं। ठीक है ना, ऐसा मान के चलिए, ऐसा मान के क्या चलना है ही। तो जो अभी आयुर्वेद में उसी रसायन का है, 10 मुख्य रसायन है, ये सब जीवन में काम आते हैं। और रसायन चूर्ण अपने आप में एक और औषधि है जो बाजार में रसायन चूर्ण के नाम से मिलती है। ये बहुत सारे काम करती है, वृद्धावस्था में डिटॉक्स करने में, बॉडी में बहुत काम की चीज है। कोई भी खा ले कोई नुकसान नहीं, किसी भी रोग में खा ले तो भी कोई नुकसान नहीं। तो रसायन चूर्ण एक ऐसा है, नहीं तो घर में भी आप बना सकते हैं। क्या क्या होता है उसके अंदर, घर घर में आपको बनाना है तो आप क्या करोगे, गोखरू पाउडर होता है, बाजार से ला करके आप बना सकते हैं। राजस्थान में गोखरू खूब मिलता है, पंसारी के यहाँ आ जाता है, उसके यहाँ से कूट पीस के 5 दान उसके कांटे होते हैं, छोटा गोखरू बोलते हैं उसको, बड़ा नहीं, छोटा गोखरू। बड़ा छोटा दोनों अलग होते हैं, लेकिन छोटे गोखरू की तासीर ठंडी है, ये किडनी डिटॉक्स करता है, यानी खून को साफ करता है, किडनी, नाभि के नीचे के अंगों में सब कुछ सफाई करता है। पथरी वथरी सब भी निकालनी है तो सब में ये फायदेमंद चीज, बहुत सारे फायदे करता है, क्या गिनाऊं मैं। अमृत है एक तरह से, अमृता, दूसरी औषधि है इसमें, अमृता। चलिए फिर मैं और इस पे चर्चा करेंगे बाद में, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा विषय अलग हो जाएगा, विषयांतर होने से बचना है। तो दूध की चर्चा कर रहे थे हम, रसायन है, ठीक। तो रसायन, और दूसरा क्या कर रहा है, रक्त पित्त, जीर्ण ज्वर, रक्त पित्त, यानी नक्सीर वगैरह आ जाती किसी को, उसके लिए बहुत बढ़िया है। रक्त पित्त व्याधि, वो भी नक्सीर भी रक्त पित्त के व्याधि, यानी रक्त पित्त, रक्त के अंदर पित्त की वृद्धि होगी, यानी ब्लड का, अंग्रेजी में बात करें तो ब्लड का टेम्परेचर बढ़ गया है। कुछ लोग डॉक्टर बताते हैं ना, भाई इनका कुछ नहीं हो सकता, इसका ब्लड का टेम्परेचर बढ़ गया, अब इसमें कुछ हम कर नहीं सकते, क्योंकि कर ही नहीं सकते वो लोग, उनके पास में सब दवाइयां सब एसिड वाली हैं, तो और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगी। इसलिए वो मना कर देते हैं, भाई कुछ हमारे पास में औषधि नहीं है, ऐसा कुछ विषय ही नहीं है जिसको हम कुछ कर सकते हो। तो कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, बट सिर पे ठंडा पानी डालो, ये करो वो करो, इस तरह के काम बता देते हैं फिर वो। तो वहां पे कोई औषधि नहीं है, आपके पास औषधियां बहुत सारी हैं। तो रक्त पित्त, यानी रक्त के टेम्परेचर को मैनेज करेगा। पित्त की बीमारियां, रक्त पित्त हो जाता है तब भी लाल चकत्ते जैसे एलर्जी होती है स्किन के ऊपर, बहुत सारी बीमारियां होती हैं रक्त पित्त की। जीर्ण ज्वर, जीर्ण ज्वर, ऐसा बुखार जो उतरता नहीं है, शरीर के अंदर रमा रहता है ना। कई बार आपको लगता है ना, मैं कुछ काम दाम करता ही नहीं हूँ, करती ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो है थकान हो जाती है अचानक, और कुछ काम किया ही नहीं, सुबह से उठे तब से ही थके थके से लग रहे हैं, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। लोगों को दिख रहा है कि हम तो स्वस्थ दिख रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, है ना, हमारी दिनचर्या पूरी कर रहे हैं, किसी बीमार आदमी की तरह लेटे हुए तो नहीं है। ऐसे ज्वर में भी ये फायदा करेगा। ठीक है, गाय का दूध, गाय का ही होना चाहिए, लेकिन आजकल वो टॉक्सिन इंजेक्शन वाला भी क्या फायदा करेगा, वो तो बढ़ाएगा है। लेकिन जीर्ण ज्वर, श्वास कास, श्वास की जो बीमारी, दमा अस्थमा, इसमें भी बीमारी में लाभ की करेगा। पतला दूध रहेगा तो उसके लिए फायदेमंद है। ठीक है, श्वास, कास, खांसी, खांसी के अंदर क्योंकि मधुर है ये, खांसी में क्या हो रहा है, खांसी में हमारे गले के अंदर, है ना, टेम्परेचर गले का बढ़ गया है, और उसमें छाले वाले हो जाते हैं, वो चुभन सी होती है, सूखा सूखा सा लगता है गले में, और वो चुभता है, चुभता है और खांसने लग जाते हैं हम लोग। या कोई, ये तो सूखी खांसी का असर दिखता है। या फिर ये ड्राई कप को छोड़ दें तो कफ बढ़ गया होगा शरीर में, तो कफ बढ़ने में ये फायदेमंद नहीं है, क्योंकि ये तो कफ को बढ़ा रहा है। तो गीली खांसी जिसमें कफ है, उसमें तो ये नुकसान कर देगा।
लेकिन जिसमें सूखी खांसी है उसमें फायदा करेगा। ड्राई कफ जो होता है ना, वो हुपिंग कफ जिसको बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, काली खांसी भी बोलते हैं कुछ लोग, कुत्ता खांसी भी बोलते हैं। अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पर जानी जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज हो सकती है। अब हम चर्चा करेंगे, ये तो गाय के दूध की हो गई। और देख लेते हैं कुछ और। अच्छा, रसायनम, रसायनम शब्द का जो इस्तेमाल आया ना, रसायन, ये सातों धातुओं की उत्पत्ति करे ऐसी औषधि रसायन कहलाएगी, जो सातों धातुओं को नरिशमेंट दे। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सात धातु है हमारे शरीर में। ये सातों धातुओं पे काम करे ऐसी औषधि कोई मिले तो वो ये है गाय का दूध। ठीक है, तो ये रसायन है, ऐसा माना गया है। यानी सातों धातुओं में कोई भी डैमेज होगा तो उसको रिपेयर करेगी, उसको ठीक करने में हेल्पफुल है। राइट, कुछ भी ना करो, केवल 50-50 ml पूरे दिन भर ये गाय का दूध लेकर के बैठ के पीते रहो, सारी बीमारियां भाग जाएंगी। पीने खाने का तरीका बदलना हो, कुछ नहीं करना, यही चीजें हैं। बस एक साथ हम जो भर के पीते हैं ना, वो बड़े खतरनाक होती है। वो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, फिर वो ही रोग का कारण बन जाती है। जो हम पी रहे हैं वही रोग का कारण बन जाती है। तो यही है हमारी समस्या, या तो हमें पीना नहीं है, या तो पीना है तो फिर भर के पी जाना है। चलते हैं। शत, अक्षत, क्षत यानी कमजोर व्यक्ति, जो चेस्ट इंजरी हो जिसको, इस तरह का व्यक्ति, उसके लिए फायदेमंद है। क्षीण यानी कमजोर है। हितम, शत क्षीण हितम, मेध्यम, ऐसा करके श्लोक है, मैं श्लोक पढ़ता हूं, तो इनके लिए हितकारी है। मेध्यम बुद्धि के लिए अच्छा है। बल, बल्यम यानी बल को बढ़ाती है। स्तन्यम, स्तन्यम यानी ब्रेस्ट को बढ़ाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब यह है, ऐसी माताएं जिनको दूध नहीं आता है, उनका दूध बढ़ेगा उनके बच्चों के लिए। ठीक है, स्तन्यम इसको बोल सकते हैं। ऐसी माताएं जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, ऐसी माताओं को गाय का दूध दिया जाएगा तो क्या करेगा, वो दूध बढ़ाएगा उसके लिए, तो उसके बच्चे के लिए। ठीक है, तो स्तन्यम करम सरम, यानी यानी कि स्तन के अंदर दूध की वृद्धि करेगा, और सरम पूरे शरीर के अंदर एक क्षमता बढ़ाएगा, हमारी काम करने की क्षमता जिसको बोलते हैं ना। और सरम शब्द जो आता है ना, सरम, कहीं लिखा है, तो इसका मतलब ऐसी औषधि है ये, जिसको पूरे शरीर में ये फैल सकती है, हर एक जगह पर जा सकती है, हर जगह पर काम करेगी। यदि सरम नहीं लिखा है तो इसका मतलब समझ जाइए ये औषधि के पर्टिकुलर एरिया में काम करेगी। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हमको समझ के चलना है, इसलिए मैं बारीकी से एक व्याख्या कर रहा हूँ। एक एक शब्द कहीं आता है ऐसा नजर में, और किसी बायो प्रोडक्ट पे या किसी दवा के डिब्बे पे कुछ लिखा हुआ है, तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि ये क्या काम करेगी। ठीक है, मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ इस बात को। श्रम, भ्रम, मद, श्रम का मतलब थकान, जो श्रम जनित थकान हो जाती है वो है। मद, एल्कोहल की कोई प्रॉब्लम हुई है, एल्कोहल शराब किसी ने पी ली है, तो वो अत्यधिक पैदा कर लिया है, उसने पी लिया है, तब भी उसको ये रिलीफ देगी। जो मद्य का अत्यधिक अत्यधिक सेवन के बाद में जो रोग हो जाते हैं शरीर के अंदर, उन रोगों में भी ये लाभकारी परिणाम देगा। ठीक है, अलक्ष्मी, अलक्ष्मी का मतलब दरिद्रता। अब ये गाय का दूध दरिद्रता से कैसे दूर कर रहा है आपको?
है ना, ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला आ गया आपका। लोग इसको वहां देखने लग जाते हैं, वही गाय माता है इसलिए इनका दूध यानी इनका प्रसाद ग्रहण करना लक्ष्मी को बढ़ाएगा। लक्ष्मी का मतलब यहाँ रोग नहीं आएंगे शरीर में, तो ऑलरेडी भाई लक्ष्मी जाती कैसे है। हम यार तो बीमारियों में पैसा खर्च करते हैं, जब रोग आएंगे नहीं शरीर में तो लक्ष्मी बचेगी, तो आ लक्ष्मी। राइट। श्वास, श्वास की कास, डिस्निया जिसको बोलते हैं, और प्यास, और भूख को, हाँ एक और चीज है, ज्यादा दूध पिएंगे तो भूख कम हो जाती है, ऐसे लोगों की भूख कम लगने लगती है, भूख को कम कर देता है। मीठा कोई भी है, मधुर रस जब भी जाएगा शरीर में, ज्यादा मात्रा में ले लिया और शरीर में डाइजेशन नहीं हुआ उसका, तो समझ जाइए आपकी भूख कम कर देगा। कई बार लोग बोलते हैं हमें भूख लगती ही नहीं है, हम क्या खाएं, खाने की इच्छा ही नहीं होती है, समझ जाओ कफ बढ़ा हुआ है बॉडी में। राइट। तो उसको ठीक करने की जरूरत है, उसका समाधान करते ही भूख लगने लग जाएगी। मूत्र कुछ, डिस्यूरिया जो हो जाता है, और पेनफुल यूरिन होता है, उसमें आराम देगा। रक्त पित्तम नाशम। तो इस तरह से ये पूरा ये श्लोक हो गया। और अब देखते हैं महिषी यानी भैंस, भैंस के दूध का सेवन करने से क्या होगा। तो ये गाय के दूध से क्या है, भारी है, पचने में और ज्यादा भारी है। तो इसके लिए तो कोई पहलवान पी सकता है जो पचा सकता हो, है ना, दंड बैठक लगाने वाला, मेहनत करने वाला, या श्रमजीवी व्यक्ति जो खेतों में मेहनत करता है, तो उसके लिए तो अच्छा है। हम जैसे स्मार्ट काम करने वालों के लिए तो भैंस का दूध अच्छा है ही नहीं। अपन तो टेबल पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के कलम चलाने वाले लोग, तो ये पियेंगे तो फिर तो हमारा या तो वजन बढ़ जाएगा, या फिर हमारे कोई ना कोई बीमारियां चालू हो जाएंगी शरीर में। अब श्लोक 23 को देखते हैं, भैंस के लिए दिया हुआ है। अत्यग्नि, अत्यग्नि शब्द का प्रयोग कर दिया महर्षि ने, कहा है कि अत्यग्नि, जिसको अत्यग्नि यानी बहुत ज्यादा भूख लगती हो, ऐसा ही व्यक्ति दूध पिए भैंस का, नहीं तो भूख बंद हो जाएगी, खाना भी नहीं खा पाएगा, ना ही कुछ कर पाएगा। राइट। तो अत्यग्नि है जिसको, वो ही भैंस का दूध पिए। और क्या है, हम्म, तो अन्य दूधों से भारी है, और जिसे नींद नहीं आती हो, वात बढ़ गया हो शरीर में और नींद नहीं आती हो, तो कम कम मात्रा में थोड़ा थोड़ा करके दूध पिए भैंस का, और रात को भैंस का दूध पी के सोए, मतलब सिप सिप करके, चुस्की ले लेके, है ना, एक गिलास है पीने की इच्छा, तो क्या करना है, उसको दूध को पहले एक घूंट लेना है मुंह में, 2-3 मिनट उसको घुमाते रहना है लार के साथ में, फिर उसको निगलना, ऐसे करके वो दूध पिए, तो उसको बढ़िया नींद आएगी। ये जो नींद की बीमारियां, जिनको जिनको टैबलेट खानी पड़ती हैं रात को नींद लेने के लिए, तो उनका इलाज क्या है ये। राइट। तो इतना बढ़िया इलाज है, आपके पास सब कुछ है, बस तरीका बदलना है उसका, खाने पीने का। तो इसका मुख्य बात जो समझ में आया मुझे, एक तो शीतवीर्य है, ये ठंडा है, गाय से गाय के दूध से ज्यादा ठंडा है, क्योंकि भारी है पचने में, जो जितना ज्यादा भारी हो जाएगा उतना ज्यादा शीतवीर्य हो जाएगा। ठीक है। तो गुरु है, गुरु का मतलब यहाँ लिख भी दिया है, ज्यादा गुरु यानी ज्यादा भारी, पचने में भारी ज्यादा है। शीतल है, शीतल भी है, ज्यादा शीतल है, यानी भैंस के दूध से ज्यादा ठंडा है तासीर में, और पचने में भारी है। इसलिए डायबिटीज के व्यक्ति को कहा जाता है कि दूध पे एक
बार गर्म करो और ठंडा करो, मलाई को हटा दो। फिर दूसरी बार गर्म करो, फिर ठंडा करो, फिर मलाई को हटा दो। फिर तीसरी बार गर्म करो, फिर मलाई को हटा दो ठंडा करके। ऐसा दूध पीने को बोला डायबिटीज के मरीज को। तो नींद के लिए हितकर है, अच्छा है, ठीक है। अब बकरी के दूध की चर्चा करते हैं। ये लघु है, पचने में हल्का है, यानी गाय से भी हल्का है और भैंस के दूध से भी हल्का है और आसानी से पच जाता है। और शोष, ज्वर, यानी ये क्या है, ज्वर नाशी है। शोष, सूजन को अंत करेगा, थकान वगैरह सूजन को दूर करेगा। कोई जैसे चोट चपेट लग गई, इन्फेक्शन हो गया है, तो ये गाय का दूध, ये बकरी का दूध वहां उसका लेप लगा के भी आप बांधोगे, जैसे जोड़ों के दर्द हैं, बकरी के दूध को लिया और बकरी के दूध को, दूध के अंदर, जैसे घुटने का कोई ज्यादा दर्द हो रहा है तो घुटने का दर्द में बकरी का दूध और बकरी के दूध की मालिश कर सकते हैं, वो उसमें आराम मिलेगा। और जैसे अदरक होती है ना, अदरक और बकरी का दूध मिला करके यदि इसकी पुलटिस बना के बांध दें तब भी आराम मिलेगा। ज्वर, ज्वर के अंदर बुखार में आराम करता है। बकरी के दूध के बच्चों को, ये जो बकरी पालने वाले होते हैं ना, ये किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते। ये क्या करते हैं, बकरी के दूध का बच्चे के हाथ पैरों पे मालिश कर देते हैं, दूध की मालिश कर देते हैं, माथे, पैर, पूरे पे, शरीर पे मालिश कर देते हैं। बुखार आता है तो उससे उतर जाता है। अतिसार को, दस्त वस्त है तो भी उसमें रिलीफ करता है ये। अच्छा, बकरी का मल देखा आपने, मींगनी कितनी टाइट होती है, एकदम पत्थर के जैसी, वो गिरती है तो टप 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 आवाज करती है। गाय का तो गोबर होता है एकदम बिखर जाता है, लेकिन बकरी की मींगनी गोल गोल बंधी हुई होती है, यानी कॉन्स्टिपेशन करती है, कब्ज करता है। क्योंकि बकरी को भी कब्ज रहता है, तो उसका दूध होगा तो वो क्या करेगा, वो भी तो वही काम करेगा ना। तो उतना कब्ज नहीं करता, लेकिन कब्ज करता है, इसीलिए अतिसार दस्त में फायदेमंद है। तो दस्त के मरीज को कोई दूध पिलाना है तो केवल और केवल बकरी का दूध पिलाया जा सकता है, बाकी किसी का दूध नहीं दे सकते, दस्त में तो और दस्त बढ़ जाएंगे उसको। इसलिए उसको दही चावल या छाछ चावल ऐसे कुछ दे सकते हैं, वो भी बहुत कम मात्रा में, केले के साथ में दे सकते हैं। श्वास, श्वास का मतलब जो दमा समास्थाई की बीमारी वाले लोग हैं, जिनको क्रॉनिक है, वो भी इसको ले सकते हैं। जिनको पफ लेना पड़ता है उनको बकरी का दूध फायदा करेगा। रक्त पित्त, रक्त पित्त की बीमारी मैंने बता दी है बीमारी। आ, ये गाय के दूध और इनसे ज्यादा जल्दी फायदा करना है तो बकरी का दूध दे दो, तो रक्त पित्त की बीमारियों में फायदा करेगा। रक्त पित्त मैं आपको बता चुका, एक्सप्लेन कर चुका कि क्या क्या होता है रक्त पित्त में। अब ये है घोड़ी का दूध, ठीक है। नहीं, घोड़ी नहीं, भेड़ी, भेड़ी का, भेड़ी का दूध, भेड़ी या भेड़ बोलते हैं। ये मध्य है, क्या है ये, ना तो ज्यादा पचने में भारी है, ना ही पचने में हल्का है, ये मध्य है, ठंडा है, ना ही ये ज्यादा, बहुत मध्य है। ये ठंडा नहीं है इसकी तासीर, बस ऐसा मान लीजिए। उष्ण है, गर्म है, ठीक है। मध्य है, मध्य के बाद कोमा लग गया है, ये मध्य उष्ण होता तो हम मान लेते, लेकिन उष्ण का मतलब सीधा गर्म है। और वात व्याधि कर है, वात की वृद्धि करता है, जबकि वात की तासीर क्या है, ठंडी है। वात की तासीर क्या है, ठंडी है। वात की तासीर ठंडी होते हुए भी, ये गर्म होते हुए भी उल्टे, उसका उल्टा गुण है, वो वात की व्याधि में आराम देना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये व्याधि करे, वात की वृद्धि करता है शरीर में। सोचिए क्यों करेगा वात की वृद्धि, क्योंकि पचने में ये बाकी जानवरों से भारी है, मध्य है, नहीं पचा तो वात की वृद्धि कर देगा, ठीक है। हिक्का,
हिचकी, ये हिचकी में आराम देगा। हिचका, हिक्का, श्वास की बीमारी में आराम देगा। और क्या है, कफ पित्त वर्धक, ये कफ को बढ़ाएगा, यानी शरीर में मोटापा, जिसका वजन बढ़ा है तो उसको बढ़ाएगा, या कफ से जुड़ी हुई कोई बीमारियां जैसे डायबिटीज है, बीपी है, तो उनको उनको बढ़ा सकता है। ठीक है। पित्तवर्धक है, कफ और पित्त जिसका बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों को ऐसी चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया। अब अपन आते हैं आगे। बीड़ी के दूध के बाद में बकरी का दूध हो गया, भेड़ का दूध हो गया, अब हाथी के दूध की चर्चा करते हैं। अति श्रेयस्कर है ना। अति मतलब स्थैल्यर, मतलब ये इतना भारी है कि मोटापा बढ़ा देगा, हाथी के बच्चे जैसा, क्योंकि वो बना ही हाथी के बच्चे के लिए दूध उसका। तो जो ऐसे आदमी को दे जिसको टीबी हो, जो एकदम पतला दुबला हो, उसके लिए फायदा है। टीबी की बीमारी है, इस टाइप की बीमारी में पूरा शरीर खोखला हो जाता है, बीमारी उसको खा जाती है, ऐसे के लिए हाथी का दूध अच्छा है। ठीक है। अब चर्चा करते हैं अपन ऊंटनी के दूध पे। ऊंटनी का दूध क्या है, नमकीन है, लवणकारी है, लवण रस ज्यादा है उसमें, तो हल्का सा इसमें नमकीन पना आपको देखने को मिलेगा। केवल एक ही ऐसा दूध है जिसमें लवण रस है, बाकी सब में मधुर रस है। ऊंटनी का दूध है वो लवण रस से, लवण रस प्रधान है, मधुर रस प्रधान नहीं है। ठीक है। उष्ण है, तासीर में गर्म है। ठीक। और दीपन, भूख बढ़ा देगा क्योंकि अग्निवर्धक है ना। आर्श यानी पाइल्स, शोफ, उदर, कृमि, पेट के कीड़े वीड़े, ये ठीक कर देगा, है ना। आर्श का मतलब पाइल्स, शोफ, ये पाइल्स के कारण जो भी बीमारियां, स्टूला स्टूला जो हो रही हैं, इस टाइप की बीमारियों के लिए फायदेमंद है। और उदर कृमि, पेट की बीमारियां, बच्चों के पेट में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, तो ऊँट की, यहाँ इधर राजस्थान में जाएंगे तो ऊँटनी का दूध पिला देते हैं बच्चों को। वात कफ नाशक है, वात और कफ दोनों को नाश करता है, और गर्म है तासीर में, और पित्त की वृद्धि करता है। किसका दूध, ऊँटनी का दूध। ऊँट का कब पाए जाते हैं, रेगिस्तान में। रेगिस्तान में क्या होती है, गर्मी होती है। ऊँटनी का दूध क्या है, गर्म है। क्यों गर्म है, रेगिस्तान में रहती है, और पानी भी सबसे कम पीती है। तो सिर्फ वो खाती है, उसके बाद में पानी भी सबसे कम पीती है, तो पानी की उसको जरूरत नहीं है, इसलिए बाकी सब जानवर जो हैं पानी ज्यादा पीते हैं। ठीक है। तो ऐसे इसको हम याद करने की ट्रिक कर सकते हैं, जैसा समझने की। स्त्री दुग्ध, हाँ, जो स्त्री है, स्त्री का दुग्ध ये क्या करेगा, ये वात पित्त रक्त, और क्या है, अभिघात जन्य नेत्र रोग में आराम करेगा। और मैं इसको थोड़ा सा श्लोक में देख लेता हूँ क्लियर करके। हाँ, एक और चीज रह गई जो श्लोक में बताया है, क्योंकि श्लोक ही शास्त्र परिपूर्ण है। ऊंटनी के विषय में मैं चर्चा कर रहा था। ऊंटनी के बारे में इसमें बताया है, ये ड्राइनेस देता बॉडी में, वात रूक्ष है।
नमकीन होता है, बाकी तो मैं बता चुका। दीप्तम यानी जठर अग्नि को बढ़ाने वाला है। और वात और कफ में शोष यानी उनिवा, उडिमा। अर्श का मतलब पाइल्स। ठीक है। तो इन सब की व्याधि में इसका फायदा करेगा। पेट फूलना की जो तकलीफ होती है उसमें भी ये आराम देता है। ठीक है। जठराग्नि को बढ़ाता है। अब अपन स्त्री दुग्ध के गुण के चर्चा करते हैं। हाँ, ये श्लोक के हिसाब से अपन देखते हैं तो नाक में यदि नस्य कराते हैं स्त्री के दूध का, तो वात पित्त के रोगों में ये बहुत फायदे करता है। यानी दो दो तीन तीन बूंदे नाक में डाली जाए तो ये ऐसे रोगों में बहुत फायदेमंद है। ठीक है। तो ये जो श्लोक बोल रहा है उसके आधार पे अपन देखते हैं। तो कौन से रोगों को दूर करेगा ये? अभिघात, वात पित्त और कफ। अभिघात यानी नेत्र रोग में फायदा करेगा। आंखों का चश्मा यदि गया है, गड़बड़ हो रहा है, वात पित्त कफ तीनों को सम कर रहा है ये। अरे हाँ, ये विचित्र चीज है। तो स्त्री का दूध जो है वात पित्त कफ तीनों को सम करता है, समान करता है। और क्या कर रहा है ये? नेत्र रोगों में फायदा कर रहा है। ये पूरा मैंने आपको बता दिया। तर्पण कर रहा है। ठीक है। और नस्य करने पर, नाक में डालने पर। अब भेड़ के दूध की चर्चा करते थे कि स्त्री के दूध का हो गया। ये हार्ट के लिए हानिकारक है। इसके लिए भेड़ का दूध हार्ट के लिए हानिकारक है। क्यों है? वात वृद्धि वात व्याधि है उनका तो हरण कर देगा, उनको ठीक कर देगा। वात की बीमारी को ठीक करता है, लेकिन हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा? क्योंकि पित्त और कफ को बढ़ाएगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट के अंदर दिक्कत होगी, है ना। ये दिक्कत है। तो एक तो वजन बढ़ा देगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के कारण ही इसको बोला कि ये हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। अब ये मैं अपनी आधुनिक विज्ञान की पढ़ाई को और आयुर्वेद को दोनों को जोड़ के कॉमन प्रोग्राम, क्योंकि आयुर्वेद में तो ये सीधा बताया हार्ट को खराब कर देगा, है ना। तो वहां ये कारण नहीं है। श्लोक की व्याख्या तो अपने को ही करनी होती है ना। तो वात व्याधियों को कम करेगा। ठीक है। और पचने में भारी तो है ही। तो ये हो गया भेड़ के दूध का मामला। और भेड़ के बाद में हो गया। अब कौन बाकी? समय भी 8 बज गए हैं, तो अपन क्या बाद में ले लें इसको? लगभग हो गया है। अब हाथनी का दूध देखते हैं, ये क्या करती है। ठीक है। ये स्थिरता लाएगा, मोटापा बढ़ाएगा, बॉडी को मजबूत बना देगा। जैसे हाथी का बच्चा होता है ऐसे ही बना देगा। ठीक है। तो अब घोड़ी का दूध देखते हैं। घोड़ी का दूध उष्ण बताया है, लघु है पचने में। हाँ, शाखा और वात हरण का काम करता है।
ये हमारे शरीर में स्टिफनेस को पैदा करता है, जड़ता आरंभ लिखा शब्द का, स्टिफनेस को पैदा करेगा, क्योंकि वात और कफ की वृद्धि कर देता है। ठीक है ना, स्टिफनेस को बढ़ाएगा। ये श्लोक नंबर 27 है। तो सारे दूध हम जान चुके हैं ना। अब कच्चा दूध क्या करेगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अनबॉइल्ड है, वो वाला क्या करेगा, अभिसंधि गुरु पचने में भारी है, इसलिए हम इसको अग्नि संस्कार देके हल्का कर लेते हैं। कफ को कुपित करता है। कुछ लोग है ना कच्चे दूध पीते हैं, कच्चे दूध पीते हैं तो आधा दूध आधा पानी मिला के पीते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन ये कफ को बढ़ाता है, कफ को कुपित करता है, तो बड़े आदमियों को किसी को भी ये पीना नहीं चाहिए ऐसा गलती से भी, है ना। ये नुकसानदायी, बच्चे के लिए तो अच्छा है, बच्चा पचा लेगा, उसको दौड़ भाग करता है ना, तो बच्चे के लिए आधा दूध आधा पानी लेके ठीक है। तो बड़े के लिए अभिसंधि यानी ये कुपित कर देगा कफ को, गुरु और भारी है। ठीक है। युक्ति पूर्वक गर्म किया गया दूध हल्का होता है। क्यों, इसको धीमी आंच पे गर्म करना चाहिए, युक्ति पूर्व बोला है। अब हम क्या करते हैं, दूध को सीधा युक्ति पूर्वक यानी दूध में थोड़ा सा पानी डाल के, आधा पानी डाल दो या थोड़ा बहुत पानी डाल दो। मान लो 4 गिलास दूध है तो 1 गिलास 2 गिलास उसमें पानी डाल दो। प्योरली दूध को गर्म नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है, थन जलते हैं गाय के, गाय का दूध में पानी जरूर मिलाना चाहिए। तो वो ऑलरेडी वो बहाना करके वो दूध वाले मिला के देते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि हमें घर पे लाके इसका फायदा लेना है पूरा, तो इस तरह से हम कच्चे दूध को गर्म करना, धीमी आंच पे गर्म करना चाहिए हमेशा। गरम, तेज गरम आंच पे नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी का काम नहीं है। और मिट्टी की हंडी में करो तो उसका मजा ही कुछ और है। ठीक है। तो इसको इतना पकाने का बताया है कि जितना पानी मिलाएंगे वो थोड़ा उसमें वो पानी कुछ उड़ जाए, इतना देर तक उसको धीमी आंच पे उबलते रहना चाहिए। ठीक है, तो वो लघु होगा, अदरवाइज वो पचने में भारी होगा। और एक और आया है, जो बहुत ज्यादा गर्म दूध किया, गरम गरम दूध पीते हैं वो पचने में भारी होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए। ये गर्म दूध पिए तो वो पचने में भारी होता है। मैंने आपको उस दिन भी पानी और उसके लिए बताया था कि कोई भी चीज शरीर में डालोगे तो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है। ऐसी स्थिति में जो गर्म टेम्परेचर मान लो 60-70 डिग्री का टेम्परेचर का डाला, तो पचने में भारी क्यों होगा, शरीर को उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पेट में सारा खून आके शरीर में से इकट्ठा हो जाएगा, पहले उसको खून ठंडा करने का काम करेगा, उस टेम्परेचर पर लाएगा, तो वो पचने में भारी इसलिए हो जाएगा कि उसको जितना समय वहां रहना चाहिए पेट में वो रह नहीं पाएगा, तो वो पचने में भारी होगा, इस तरह से कहा गया है। ठीक है, क्योंकि उसको ठंडा होना है, उसको 37 डिग्री के टेम्परेचर के चीजें दोगे शरीर को तो वो जल्दी से पचेगी, अदरवाइज ज्यादा ठंडा दोगे तो भी नहीं पचेगी, ज्यादा गर्म दोगे तभी नहीं पचेगी, ऐसा बताया गया। ठीक है। अच्छा, इसमें एक श्लोक में आया है धार उष्ण। धार उष्ण का मतलब जैसे गाय या भैंस या बकरी या जिसके भी अपन वो जो धार आ रही है ना सीधा, ये जो बच्चा पीता है उसका, उसकी माँ से जो दूध, वो पचने में बहुत हल्का है। क्यों, क्योंकि उसका संपर्क किसी और से हो ही नहीं रहा है सृष्टि में, वो सीधा उसके माता से लेके उसके बच्चे के पेट में जा रहा, मुंह में जा रहा है, इसलिए वो धार उष्ण कहा है, शब्द का इस्तेमाल किया है।
तो वो पचने में क्या है, हल्का है, और वो ही अमृत है। ठीक है, वो अमृत के समान माना है उसको। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि समय हमारा हो गया है, दूध का भी लगभग चैप्टर पूरा हो चुका है। आपको इसमें कोई प्रश्न है तो लेते हैं, नहीं तो फिर हम समापन की ओर बढ़ते हैं। वैसे आज का इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा है, आपको आनंद भी आया होगा। कोई प्रश्न है? सर जैसे आप उसका बता रहे थे गोखरू का, तो ये जी गोखरू के दो तरीके के होते हैं? हाँ। अच्छा, तो सर हाँ जी, हाँ पथरी जी। में भी ये फर्क करता है? है। पथरी में, पथरी के पेन में? पथरी का तो हाँ, पथरी का इलाज है, वो पथरी को गला के बाहर निकालने का काम करता है, पेन किलर नहीं है। वो जी पथरी के इलाज में फायदा करता है, बस ये जी जी सर। है ना, पथरी का इलाज में फायदा करता है। पथरी ही नहीं, इवन वहां कुछ भी जमा है बॉडी के अंदर, उसको निकालने की, सफाई करने का काम करता है। मतलब उसका गोखरू का स्थान ही वही है, वो शरीर के बाकी अंगों पे काम नहीं करता है, गोखरू केवल वहीं जाके काम करता है, नाभि के नीचे वाले अंगों में। कुछ औषधियां हैं जो मैंने कहा ना, वो उसी जगह काम करती है, उनका स्थान निर्धारित है, वो वहीं चले जाती है, गाइडेड बम की तरह। हाँ सर, जैसे अरे मैंने ना किडनी के उसमें सुना है, उसमें किडनी की प्रॉब्लम्स हाँ, में। बस वही किडनी की तो प्रॉब्लम है, वो नीचे नाभि के नीचे क्या है, वो सब वही है। जी सर। किडनी की प्रॉब्लम में काम करता है। यूरिनरी ट्रैक में कोई बाधा आ रही है, कोई कोई चीज रुकावट है, उसको सफाई कर देगा, यूरिनरी ट्रैक को साफ करता है, तो किडनी को सफाई करेगा जब भी तो। जी सर। अच्छा सर, एक यूटीआई में चीज भी और, इस्तेमाल ये जो करते हैं। आपने, हाँ जी, जी, हाँ हाँ जी सर, बोलिए, आप बोलिए। यूटीआई में भी इस्तेमाल करते हैं इसको, ब्लड ब्लड आ जाता है यूरिन में कई बार, जी। तो उसमें भी ये काम करता है। और औषधियों के साथ में मिला के भी, जैसे चंदन पाउडर के साथ मिला देते हैं इसको। अच्छा, तो यूटीआई में अकेला गोखरू का पाउडर नहीं करेगा बात? अकेला भी काम करेगा, लेकिन और बढ़िया बनाने के लिए कुछ और औषधियां मिला दी जाती हैं। ये अच्छा। अकेला ही पर्याप्त है, वैसे तो अमृत है। मैंने कहा जी ना, जी। रसायन है। हम्म। रसायन चूर्ण का हिस्सा है, ये चार चीजें मिलके रसायन बन जाती हैं। एक तो धागे वाली मिश्री हो गई, एक ये हो गई, एक अमृता हो गई। अमृता का मतलब क्या बोलते हैं उसको? जी, वो गुडू जी। गुड़ूची, गुड़ूची। और एक आंवला। ये चारों आंवला। चीजें अमृत है, चारों मिलके अमृत बनाते हैं। ये अमृत है, शरीर के सातों धातुओं को पुष्ट करती है। जी। तो यही बराबर बराबर 50-50 मात्रा ग्राम की डाल करके यही बनता है बाजार में, अच्छा। मिलता और है सर जैसे रसायन ये चूर्ण के नाम से। हाँ जी, और एक आपने जैसे ये बकरी का दूध बताया, तो जनरली जैसे ओल्ड एज में बार बार लूज मोशन हो जाते हैं, तो हम दे सकते हैं 1 कप के बराबर, 1 कप जितना? हाँ 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 हाँ, शरीर में कमजोरी ना आए उसके लिए कुछ देना है तो आपको वो उसमें दे सकते हैं, लेकिन वो आप बकरी के दूध की छाछ बना लो, बहुत बढ़िया काम करेगी, मजा आ जाएगा, यदि बकरी का दूध मिलता है तो। ऐसे लेकिन जनरली सर, मिलता नहीं है बकरियां। जैसे मैंने सुना है कि हीक सी आती है सर इसमें? नहीं आती है, मेरे घर में रही है, मैं बचपन में बकरी का दूध ही पिया हमारे पास, हम तो पहाड़ी इलाकों में पैदा हुए ना, ओके हमारे ओके। यहाँ तो घर में बकरियां ही थी। ओके। हाँ, ठीक है सर, पहाड़ी बस यही इलाका में पूछना था। ऐसी पहाड़ियां होती हैं, इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा चले जाओ, अरावली पर्वत माला है, इधर केवल ऐसी पहाड़ियां होती हैं जो 1 मिनट में गाय तो नीचे आ जाए तो टुकड़े उसकी हड्डियां भी नहीं बचे। वही एक मात्र बकरी मिलती है वहाँ, और कुछ नहीं मिलता है। चलिए, फिर समापन करते हैं आज का, राइट? तो सभी को प्रणाम, नमस्कार।